स्टार्ट करो। हेलो गाइस, दिस इज शैलेंद्र पांडे। आज हम लोग अभ्युदय योजना के तहत आईआईटी जेई के लिए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को डायमेंशंस के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था। डायमेंशंस में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हम लोग एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ मास, लेंथ और टाइम की बात करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो एसआई सिस्टम में सारी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आप लोगों को लिखाई थी, उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डायमेंशन शायद आप लोगों ने लिखा भी होगा कि अगर हम लोग जैसे मास की बात कर रहे हैं तो मास को हम लोग डायमेंशनली स्क्वायर ब्रैकेट में m से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में l लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में t लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर के लिए थीटा यूज किया जाता है। ऐसे ही और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जैसे करंट के लिए एम्पियर यूनिट होता है, इसलिए वहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट में a लिखते हैं। इसके अलावा कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट था कैंडेला, उसको CD से डिनोट किया जाता है। और मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट था मोल, जिसको मोल लिख करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उनमें बेटे यही इन पांच का यूज सबसे ज्यादा होता है। तो आज मैं आपको इन पर बेस्ड जिन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं वो भी मैं लिखवाऊंगा, ठीक? क्योंकि मैं एकदम जीरो से आप लोगों को पढ़ा रहा था प्रीवियस क्लास में भी, तो इस क्लास में भी एकदम जीरो से चलेंगे और वहां से हम लोग मूव ऑन करेंगे कि आईआईटी जेई में इस पर बेस्ड कौन सा क्वेश्चन आया है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर एकदम? किसी को कोई भी डाउट अपने दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्लास हो, आपको अगर जरा सा भी डाउट लग रहा है तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा पूछने में, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब तो बेटे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन सब का डायमेंशन हमने आपको बता दिया, आप लोगों ने लिखा भी होगा। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं किसी सिंपल से डिराइव्ड क्वांटिटी से, और सबसे बढ़िया, सबसे सिंपल डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? एरिया। एरिया क्या है? अगर रेक्टेंगल की बात करें, सबको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर? तो अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L, और जो ब्रेथ है, चौड़ाई जो है, उसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? L। तो अल्टीमेटली ये फार्मूला बन जाएगा, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज L स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला बताइए सब लोग, कितना होगा? L क्यूब। बहुत सिंपल सी चीज है, आई होप इसमें कोई खास डाउट नहीं होगा किसी को भी, ठीक? अगली क्वांटिटी अगर हम लोग कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशनल फार्मूला मैंने क्या बताया आप लोगों को? स्क्वायर ब्रैकेट में m, और वॉल्यूम का आप लोगों ने क्या लिखा अभी? L क्यूब। तो इसको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, इस L क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? दिस इज ml की पावर -3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक? डेंसिटी के अलावा और कोई क्वांटिटी बताइए जो आप लोग के मन में हो, जिसका डायमेंशन निकालना चाहते हो। स्पीड, सिंपल सी चीज। स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L और टाइम का हो गया T। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? LT-1। इसका मतलब यह है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आप समझते हो कि स्पीड क्या होता है, तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सिंपली बना सकते हैं, ठीक? देखो ये सब बहुत इजी है। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत इजी चीज हो गई, इसमें ये थोड़ी ना आईआईटी में पूछा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये आईआईटी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड, अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं किसी टफ चीज की, आप लोगों में से कितने लोग 12th पास आउट हैं और कितने लोग 12th में हैं? सब लोग, ठीक? तो अच्छी बात है, आप लोगों ने एक क्वांटिटी पढ़ी होगी एप्सिलॉन नॉट, सबने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर आपसे कहा जाए उस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताओ,
तो वहां पर अब देखिए सारी चीजें फिर यूजफुल हो जाएंगी। ठीक, तो उसको समझने के लिए अब उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर कूलम फोर्स वाला फॉर्मूला लगाओ। कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हमसे एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो वो फॉर्मूला क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एफ। बोलो यार, क्या ये बात सही है एकदम? तो अगर हमको Q1 Q2 यानी चार्ज का अगर पता है तो हम लिख लेंगे, अगर हमको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो हम लिख लेंगे। इसलिए ताकि जब हम कभी आगे किसी बड़ी क्वांटिटी के बारे में हम बात करें, जैसे मैंने आपसे मान लो बात किया प्लैंक्स कांस्टेंट की, मैंने आपसे बात किया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, आर पीवी बराबर एनआरटी सबने पढ़ा होगा, मैंने मान लीजिए बात किया आपसे बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट की, क्लियर? तो उसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे उसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये तो बहुत इजी है, लेकिन छोटे छोटे से ही बड़े क्वेश्चंस अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम हम लोग निकाल सकते हैं आज की क्लास में हम लोग वो सारे डायमेंशनल फॉर्मूले को समझेंगे, प्लस उस पर बेस्ड जेई में जो आया है उसकी फिर हम लोग बात करेंगे। अब स्पीड अगर हमको पता है तो स्पीड के आगे अगर बढ़ोगे तो वेलोसिटी आएगा, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला बेटे स्पीड का है वही फॉर्मूला वेलोसिटी का भी होगा, क्योंकि उसका भी फॉर्मूला वही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर एकदम? एक्सेलरेशन का बताइए, एक्सेलरेशन का अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या होगा? एक्सेलरेशन समझते हैं सब लोग? व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेरी गुड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब आप अपनी बाइक चलाते हो, एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे ही आप उसको हटते हैं आपके बाइक की स्पीड बढ़ने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो हमेशा ही बढ़ता रहता है, और टाइम किसी के लिए भी रुकता नहीं है। तो टाइम एक वेरिएबल क्वांटिटी हो गई। तो आपने यहां पे फॉर्मूला बनाया कि सर एक्सेलरेशन जो है इसका फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्लियर? बताइए जल्दी से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का LT - 1, टाइम का टी ऊपर ले जाइए, क्या बनेगा? क्लियर है भाई एकदम? अगला इससे रिलेटेड बेटे क्या हो गया? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन साहब के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का आप निकाल चुके हैं, मास का m सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बोलो फोर्स का आ जाएगा। तो कितना बन गया? mLT - 2। अब फोर्स कोई भी हो, चाहे वो स्प्रिंग का फोर्स हो, चाहे वो कूलम वाला फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म में लगने वाला फोर्स हो, F बराबर IBL sin थीटा, या कोई भी फोर्स हो, बोलो सबके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। क्लियर है एकदम? इसका मतलब एक तरह की क्वांटिटीज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा एक जैसा रहता है। तो इनमें से जो भी क्वांटिटी आपको अगर टफ लग रही हो तो आप लिख सकते हैं। बाकी अभी आगे आने वाले टाइम में अभी आगे मैं आपको टफ क्वांटिटीज का भी निकलवा रहा हूं, उसको जरूर लिख लीजिएगा। ये फिलहाल मुझे लगता है आप सबको सिंपल लगा होगा और बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे अगली क्वांटिटी बताइए क्या हो सकती है? फोर्स के आगे, फोर्स के आगे वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स का हम लोगों ने बनाया था अभी डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज mLT - 2, इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है? डिस्प्लेसमेंट का। बोलो यार, वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब L का मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए यहां पे क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। तो क्या बन गया? mL2T - 2। अब अगर आपको वर्क का पता है और मैं आपसे कहूं कि एनर्जी का बताओ, एनर्जी में भी फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया काइनेटिक एनर्जी का बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? हाफ mv²। देखिए जो हाफ है, जो 1/2 है, ये कांस्टेंट है, नंबर है,
नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। क्लियर? तो हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ तो चला गया, क्या बचा? m और v स्क्वायर। v क्या है? वेलोसिटी है, जिसका होता है lt माइनस 1, और इसका भी क्या? स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर सॉल्व करेंगे, बोलो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ml2t माइनस 2। इज इट क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, जो डायमेंशनल फार्मूला वर्ग का हम लोगों ने निकाला है, क्या वही फार्मूला एनर्जी का भी आया है? एनर्जी में भी मैंने आपसे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात की है। अगर मैं आपसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होता है बेटे? mgh। तो अगर हम लोग mgh की बात करते हैं, तो बोलो m का मास का तो हो गया m, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? अभी निकलवाया था। कितना होता है? lt माइनस 2। ठीक, m g h। h क्या है? हाइट। हाइट क्या है? लेंथ। इसका मतलब एक l और। तो जरा चेक कर लीजिए, क्या वही ऊपर वाला ही आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वर्ग का डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी। और आप सबको पता है कि हम लोग वर्ग को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताइए भाई, ये बात सबको पता होगा, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। अगर हम लोग कुछ वर्क करते हैं, अगर ये आपके हाथ है और आप इसको ऐसे ऐसे रब करते हो ठंडियों में, तो क्या होता है? ये जो हमने वर्क किया, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। क्लियर है? और हीट इंजन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पर जब उसको हीट सप्लाई किया जाता है, तो उससे क्या निकाला जाता है? वर्क। बोलिए भाई, हीट इंजन का काम क्या है? कुछ ना कुछ वर्क करना। इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला वर्क का, किसी भी तरह का वर्क हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, उनका डायमेंशनल फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। एक क्वांटिटी और है हमारे पास, प्रेशर। प्रेशर का अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हो गया ml t माइनस 2, और एरिया का क्या हो गया? l स्क्वायर। तो क्या इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2? इज इट क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से हम लोग जितनी भी क्वांटिटीज जानते हैं, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज जानते हैं, उन सभी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग बोलो निकाल सकते हैं। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें? आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब अगर आपसे बात किया जाए कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की, तो उसका बताइए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इसको आप लोगों ने लिख लिया है? हटा दूं? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का क्या होगा बताइए? कोई बता सकता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है और किस लॉ में इसकी एंट्री होती है? नहीं, हुक्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है? हुक्स लॉ, अंडर सर्टेन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। क्या आप लोग स्ट्रेस के बारे में जानते हैं? स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस नहीं आइडिया है? एक्चुअली ये जो चैप्टर है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर सबसे आखिरी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में डायमेंशनल फार्मूले की बात की जाती है, और फार्मूला जो है डायमेंशनल फार्मूला तो हम किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। अब जैसे स्ट्रेस के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपको अभी पढ़ाया ही नहीं गया मान लीजिए यहां पर, तो आपको स्ट्रेस के बारे में नहीं पता है। ठीक, लेकिन डायमेंशनल वाले चैप्टर में तो आता ही है ना। स्ट्रेस का मतलब अगर आप लोगों से नॉर्मल भाषा में, बोलचाल की भाषा में अगर बात की जाए, तो बहुत से लोग कहते हैं मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, आजकल बड़ा स्ट्रेस पड़ रहा है। कभी सुना ऐसा वर्ड? किसी ने यूज किया हो? आजकल बहुत प्रेशर है भैया, काम का बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है। कभी ऐसा सुना है आप लोगों ने? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है उसका डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होना चाहिए? प्रेशर के, है ना।
तो स्ट्रेस जो होता है बेटे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है। स्ट्रेस मैं आप लोगों को अभी जब आगे पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, हालांकि स्ट्रेस और प्रेशर में अंतर होता है, स्ट्रेस और प्रेशर में अंतर होता है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी फिलहाल देखने में आपको एक ही जैसा लग रहा होगा। स्ट्रेस का मतलब भी फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का मतलब भी फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। जैसे अगर कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और आप इस बॉडी को खींच रहे हो, अगर आप बॉडी पर खींचने के लिए फोर्स लगाते हो तो क्या ये फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स है? बताओ भाई। आपने बॉडी पर ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब आपने एक बाहरी बल इस बॉडी पर लगाया। जैसे चेयर रखी है, इस चेयर को मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या यही फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स है? डिफॉर्मिंग फोर्स वो होता है जो बॉडी के शेप में चेंज लाने की कोशिश करता है। जरा ध्यान से सोचो, अगर मैं इस कुर्सी को रोज ऐसे ही खींचूं, इस कुर्सी को अगर मैं रोज ऐसे ही खींचूं तो एक समय आएगा ये हैंडल मेरे हाथ में आ जाएगा। बोलो यार। कहेंगे नहीं सर ये तो लोहे की, ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर थोड़ी कम मजबूत होती तो यार ना हो जाता। बताओ, क्या लोहा कभी टूटता नहीं है? टूटता है ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, अगर मैं इसको उठाने के लिए भी फोर्स लगा रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। बात समझ में आई? तो इस तरह का बाहरी बल, जैसे आप खड़े हो, आपका हाथ पकड़ के मैं ऐसे खींचूं तो ये फोर्स आपके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, और इसी तरह का फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। कई बार आपने सुना होगा किसी का हाथ पकड़ के खींच रहे हो तो कहता है अरे हाथ तोड़ दोगे क्या? बोलो यार। तो हमने जो हाथ पकड़ के खींचा वो फोर्स बाहरी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, और इस तरह का फोर्स हमेशा डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के शेप में चेंज लाना चाहता है। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर? इस तरह का डिफॉर्मिंग फोर्स अगर बॉडी में लगाओगे तो बॉडी क्या करेगी बेटे? क्या बॉडी चाहती है कि क्या मैं चाहता हूं कि आप ऐसे खींच के मेरा हाथ तोड़ दें? क्या कोई बॉडी ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स बड़े आराम से मौज में लेगी? नहीं। बॉडी भी फोर्स लगाएगी जो फोर्स होता है रेजिस्टिव फोर्स। इस तरह के डिफॉर्मिंग फोर्स से बचने के लिए बॉडी प्रयास करती है, और वो फोर्स आपका कहलाता है रेजिस्टिव फोर्स। ठीक? दैट रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। क्या बताया मैंने? रेजिस्टिव फोर्स, इतने स्पेस में, इतने एरिया में ये जो फोर्स लग रहा था, जो उसको खींचने की कोशिश कर रहा था, इसके अगेंस्ट बॉडी भी फोर्स लगाएगी जिसका नाम क्या है? रेजिस्टिव फोर्स। क्लियर? एक्सटर्नल फोर्स अगर इधर लग रहा है तो बॉडी जो फोर्स लगाएगी, बोलो, वो फोर्स इधर की तरफ होगा यार। इसी फोर्स का नाम है एफ रेजिस्टिव। क्लियर एकदम? और बताओ, जब तक रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा होगा इस वाले फोर्स से, क्या बॉडी में किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन आएगा? बताओ भाई। आप मेरे हाथ को इधर खींचने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मेरा हाथ मजबूत है, तो क्या कुछ होगा? कुछ होगा? एक समय ऐसा आएगा आपकी जगह हो सकता है कोई और ताकतवर आदमी खड़ा हो जाए बगल में, और उसका फोर्स और मेरा फोर्स दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो उस समय बोलो मैं एक क्रिटिकल कंडीशन पे होऊंगा। मेरा हाथ टूट भी सकता है और बच भी सकता है अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो गए तो। इज इट क्लियर? पक्की बात है? लेकिन अगर बगल में खली को खड़ा कर दो तब क्या होगा? खली को जानते हैं ना, द ग्रेट खली, अपने इंडिया के ही हैं। उनको अगर बगल में खड़ा कर दो और वो मेरा हाथ पकड़ के खींचे तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? जो बॉडी है, बॉडी उस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, करने का प्रयास कर रही है। बॉडी अपने आप को हमेशा बचाना चाहती है, लेकिन एक सर्टेन फोर्स तक ही बचा सकती है। अब खली को खड़ा कर दोगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझको उठा के फेंक देगा कहो, या कहो मेरा हाथ पकड़ के एकदम नोच दे, हाथ अलग हो जाए। बोलो यार, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये फोर्स लगा, बॉडी ने बचने का प्रयास किया तो रेजिस्टिव फोर्स लगाया। वो रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाई ये वाला एरिया कहलाता है
स्ट्रेस। क्या बात समझ में आई? क्लियर है? लेकिन मैंने आपसे कहा था फोर्स कोई भी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो वही रहेगा। तो चाहे रेजिस्टिव फोर्स हो चाहे नॉर्मल फोर्स हो, बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? MLT-2। चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया हो चाहे सरफेस एरिया हो, बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? L²। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? इसका मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपने प्रेशर का पढ़ा है वही सेम एग्जैक्टली वही फॉर्मूला किसके लिए आएगा? स्ट्रेस के लिए भी आएगा। इज इट क्लियर? तो फिलहाल अगर आपको फॉर्मूला पता है, हुक्स लॉ आपको पता है, तो हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू E टाइम्स स्ट्रेन। कितने लोग स्ट्रेन जानते हैं? व्हाट इज स्ट्रेन? बताइए जल्दी से। डिफॉर्मेशन। जैसे आपने बॉडी को खींचने की कोशिश की, बॉडी बचने का प्रयास कर रही है, लेकिन अगर आप फोर्स बढ़ाते चले जाओगे तो कभी तो खिंचेगी। बोलो यार, कभी तो एक्सटेंशन होगा उसमें ना। तो जब उस तरह का फोर्स आप लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, और बॉडी डिफॉर्म होने लगती है, तब फॉर एग्जाम्पल अगर ये रॉड है, इस रॉड का ओरिजिनल लेंथ कितना है? L, और आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया इधर की तरफ, एक F फोर्स ये लगाया और एक F फोर्स ये लगाया। बोलो इस तरह का फोर्स इस रॉड की लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग यहां पर स्ट्रेन समझते हैं। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई इट्स ओरिजिनल लेंथ। सो व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। अगर बॉडी के लेंथ में चेंज हो रहा है तो डेल्टा L अपॉन L। अगर बलून है, बलून में एयर ब्लो किया तो उसमें चेंज किस चीज में होगा? एयर जब भरते हो किसी गुब्बारे में तो चेंज किस चीज में होता है? लेंथ में, एरिया में, या वॉल्यूम में? वॉल्यूम में। इसका मतलब वहां पर जो स्ट्रेन होगा, क्या उसका फॉर्मूला डेल्टा V अपॉन V होगा? बोलो यार, इस तरह का स्ट्रेन कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पढ़ाऊंगा आगे, परेशान मत होइएगा। अभी क्योंकि इस चैप्टर में इसका यूज होता है तो आपको थोड़ी सी आगे की चीजें भी बताई जा रही हैं मजबूरी के कारण, क्योंकि इस चैप्टर में आता है ये। इज इट क्लियर? ठीक भाई। तो कहने का मतलब ये है स्ट्रेन। अच्छा, कोई स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई? जो लेंथ का होता है, और लेंथ का भी वही होगा जो लेंथ का होता है। इसका मतलब L भाई, L। इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन बताइए, तो बहुत ध्यान से चेक करिएगा। E की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के इक्वल हो जाती है। स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो प्रेशर का था। प्रेशर का हम लोगों ने देखो निकाला है, तो वैल्यू कितनी हो गई? ML-1T-2 डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब होता है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। इज इट क्लियर? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया? ML-1T-2। इज इट क्लियर? किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। ठीक है, इतने पर बेस्ड क्वेश्चन लीजिए। इतने पर ही बेस्ड क्वेश्चन ये मैं हटा दूं। IIT जेई का जो एग्जाम होता है दो पोर्शन में होता है, जेई मेन और जेई एडवांस। जेई मेन में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से इजी होते हैं इन कंपैरिजन टू जेई एडवांस, बट इजी इतने भी नहीं होते कि सबका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको पता है अगर इजी आपके लिए है तो इजी सबके लिए है। क्लियर? कंपटीशन बहुत बड़ा है,
गवर्नमेंट आपको इस चीज के लिए बहुत हेल्प कर रही है, आपको सारे टीचर्स प्रोवाइड कर रही है और आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप लोग जम के मेहनत करें, उन्हीं बच्चों के साथ compete करें जो शायद एलन से पढ़ रहे हैं या वाइब्रेंट से पढ़ रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं। आपको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ठीक। तो आपका काम ये होना चाहिए कि जो जेई के लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, आप लोग यहां पर पढ़ते रहेंगे हम लोग से चैप्टर्स, और जो जेई के लास्ट ईयर के सॉल्व्ड पेपर्स हैं या अनसॉल्व्ड आपको कहीं से मिल जाए, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, वहां से आप लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे मेरे साथ। जैसे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो जेई में आया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कितने लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? ओम्स लॉ किसी को पता है? ओम्स लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने 12th में। ओम्स लॉ, हाँ वेरी गुड, इतने से काम चलेगा। एप्लीकेशन इसका सबसे पहला क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन हमने लिख दी, फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन से सभी लोग परिचित होंगे, सबको पता होगा, इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर इस इक्वेशन की बात किया जाए तो हम इस इक्वेशन को चेक करके देख सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। हो सकता है कोई बच्चा जिसको ना पता हो इसमें, उसने ऐसे लिख दिया हो गलती से, तो हम लोग यहां पे चेक करके बता सकते हैं कि ये इक्वेशन उसने सही लिखी है या गलत लिखी है। अब इसमें फंडा क्या काम आएगा, प्रिंसिपल क्या है यहां पर? प्रिंसिपल ये है कि जिन चीजों को आपने इक्वल किया हुआ है उनका डायमेंशनल फार्मूला हमेशा सेम होगा। अगर हमने इस v को इस u प्लस ए टी के बराबर किया है तो इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला v का और u प्लस ए टी का क्या होगा? सेम होगा। इज इट क्लियर? पहली चीज, अगर दो चीजों को इक्वल किया गया तो उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। दूसरा नियम यह है कि अगर दो चीजों को ऐड किया गया है, अगर दो चीजों को ऐड या सबट्रैक्ट किया गया है तो उनका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। जैसे आपसे कहा जाए 1 मीटर में 10 रुपए जोड़ो, तो क्या आप जोड़ सकते हैं? 1 मीटर में 10 रुपए जोड़िए, क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब मीटर में मीटर ही जुड़ेगा, रुपए में रुपए ही जुड़ेगा। इसका मतलब अगर मैंने v में किसी भी एटी को या एटी स्क्वायर को अगर ऐड किया है तो इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई में नहीं चलता है, मल्टीप्लाई में ये नियम लागू नहीं होता है। आप 5 मीटर में 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि 3 मेज आपके सामने लगी हुई है, एक मेज की ये लंबाई अगर 1 मीटर है तो 3 की कितनी होगी? तो आपने कहा सर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 3 मीटर। मल्टीप्लाई में चलेगा, डिवाइड में चलेगा, लेकिन अगर ऐड या सबट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब वो दोनों क्वांटिटीज एक ही जैसी हैं। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा हो गया कि ये जो v है जिसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, तो वेलोसिटी कोई भी हो, बोलो उसका डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है? LT-1। ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका भी कितना होगा? LT-1। ये है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला अभी हम लोगों ने निकाला था, दैट इज LT-2। सही है। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला सबको पता है, दैट इज t। तो ये अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू इसकी भी कितनी आएगी? LT-1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन अगर सेम है तो इसका मतलब सर ये इक्वेशन सही है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर बच्चे ने गलती से यहां पे स्क्वायर लिखा था, अगर स्क्वायर लिखा था तो बोलो इस क्वांटिटी में यहां पे स्क्वायर हो जाता और यहां पर स्क्वायर होने का मतलब ये हट जाता, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या बचता? L। इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है। क्या ये बात एकदम क्लियर है?
So first use of dimension is to check the correctness of a equation. ठीक, इतने पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। देखिए, इतने पर बेस्ड क्वेश्चन भी जेईई में आ चुका है भाई। ये हटा दूं? आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, P इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx, then find out the dimensional formula of a upon b। अगर इस तरह का इक्वेशन आपको दे दिया गया जहां पर P प्रेशर है, P क्या है? प्रेशर है, T टाइम है और x डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। P प्रेशर है, T टाइम है और x जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमको। ठीक, हमसे कहा गया कि A और B के डायमेंशन का रेशियो बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं? बताइए। जो यहां पे दिख रहा है इसके हिसाब से हम सीधे सीधे कहेंगे कि सर अगर प्रेशर को इसके बराबर किया गया है तो प्रेशर का डायमेंशन राइट साइड में जो कुछ भी लिखा है उसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज, सर यहां पे लिखा है a माइनस टी स्क्वायर। मैंने किसी a में टी स्क्वायर यानी टाइम के स्क्वायर को घटाया है। अगर घटाया है तो डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर? अभी मैंने कहा था कि 1 रुपए में 1 मीटर हम नहीं जोड़ सकते, मीटर में ही मीटर जुड़ेगा और मीटर से ही मीटर को घटा भी सकते हैं। 5 मीटर में से 3 मीटर घटा सकते हैं हम, लेकिन 5 मीटर से 1 रुपए नहीं घटा सकते हम। बोलो यार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर अगर a माइनस टी स्क्वायर लिखा है तो जो डायमेंशन a का होगा वही डायमेंशन टी स्क्वायर का होगा। और टी स्क्वायर का डायमेंशन बोलो सबको पता है, टी टाइम है तो टी स्क्वायर मतलब कैपिटल टी स्क्वायर, तो बोलो a का डायमेंशन आ गया। सही है। अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन हमारे लिए कि प्रेशर का डायमेंशन मैंने आपको लिखाया था, बताइए कितना होता है? प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, करेंगे एल स्क्वायर और आएगा, वो ऊपर जाएगा तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? ml माइनस 1 टी माइनस 2। चेक करके देख लीजिए, मैंने लिखवाया था अभी आपको। सही है। ये प्रेशर का है, तो प्रेशर का जो डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a माइनस टी स्क्वायर। बोलो a माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? a भी कोई टाइम का स्क्वायर है, टी स्क्वायर भी किसी टाइम का स्क्वायर है। इसका मतलब a माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है वो कितना है? टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या बचा नीचे? b का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको नहीं पता भैया, निकालना है हमको। और x क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया? l। तो क्या यहां से b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा? तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से कितना हमको मिलेगा? दैट इज टी स्क्वायर अपॉन ये वाला l और ये सब नीचे, तो m l माइनस 1 टी माइनस 2। स्क्वायर ब्रैकेट वैसे लिखना होता तो स्क्वायर ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप लोग को जेईई का पेपर देना है तो ये चीजें लिखनी नहीं है, बट लिखा हमेशा ऐसे ही जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डायमेंशन को लिखा जाता है, बट जेईई में ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका m ऊपर जाएगा, m माइनस 1 l और l की पावर माइनस 1, तो l का पावर क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, तो वो खत्म ही हो गया। ये t ऊपर जाएगा तो पावर में क्या बनेगा? 4 बनेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए, b का डायमेंशन हमको मिल चुका है, a का डायमेंशन हमको मिल चुका है, और हमको निकालना क्या था? तो बताइए a का डायमेंशन कितना? टी स्क्वायर। b का डायमेंशन m माइनस 1 टी की पावर 4। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, m ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा t की पावर माइनस। इज इट क्लियर?
तो इस तरह के क्वेश्चन भी जेईई मेन में आपको मिल जाते हैं। मेंस के एग्जाम में डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन और कराता हूं, इसको लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी से बेटा लिखते जाइए, जो भी चीज ऐसी लगे कि ये चीज कुछ काम की हो सकती है उसको तुरंत लिखिए। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट वाला, उसको आप लोग करेंगे सॉल्व एक बार, ठीक है? उसको अच्छे से करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। वैसे हो जाएगा, उसमें कुछ खास नहीं था। हटाया जाए, लिख लिया? एक क्वेश्चन और है इस पर, क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन e प्लस टी। यहां पर आपको a b c d e इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन बोलिए क्लियर है सबको? ए से लेकर ई तक सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको निकालना है। तो अगर ये x इन सब के बराबर है तो बोलो x का डायमेंशनल फॉर्मूला इन पूरे के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होना चाहिए बेटा। इस a में अगर bt को ct स्क्वायर को और इसको जोड़ा गया तो इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला इन सभी का आपस में क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? तो आप लोग सीधे सीधे क्या कहेंगे कि सर जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला a का भी होगा। तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? l। करेक्ट है? तो a का आ गया, पहला पार्ट हो गया, ठीक। b का निकालना है तो आप कहेंगे सर bt का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही x का होगा यानी कि l। तो बहुत ध्यान से चेक करके बताइए b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वेरी गुड, l t माइनस 1। सिमिलरली c का बताइए कितना होगा? पक्का है सबको? इस वाले टर्म में ही डाउट बच्चों को होता है, ये तो आसान था। इसमें अगर E प्लस टी लिखा है तो E का डायमेंशन क्या होगा? टाइम के बराबर। बात सही है? और dt क्यूब अपॉन समथिंग है और ये सब का डायमेंशन x के बराबर है, तो वहां से बोलो d का निकाल पाएंगे? बताइए तो क्या होगा? d का हमको नहीं पता, t का हो गया t क्यूब, ठीक। E और t का क्या है? कैपिटल T। इन सब का डायमेंशन, इस पूरे का डायमेंशन किसके बराबर है? x के बराबर। दैट मींस इट इज इक्वल टू l। तो बताओ d का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? lt अपॉन टी क्यूब। तो क्या ये lt माइनस 2 हो गया? क्लियर है? कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा है? ठीक। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये जेईई में आए हुए क्वेश्चंस थे कुछ। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। वो वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना है पूरा, ठीक। जेईई में आया हुआ है, 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में और कराऊंगा। आज की क्लास 1 घंटे की ही हो पाई है, नेक्स्ट क्लास आपकी 1.5 घंटे की होगी, 90 मिनट्स की होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।